बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूं जिसका आपको इंतजार था, और वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, तो उसको शुरू करने वाले हैं हम। जो हमारा चैप्टर था जीव जगत का वर्गीकरण, उसके बारे में आज हम जितने भी MCQs हैं इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। हालांकि और भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसको शुरू करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया था। ये तो किसी एग्जाम के अंदर मीन्स यूपी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अरस्तु ने, लीनियस ने, चरक ने और जॉन रे ने। ठीक है, और शायद एक बच्चे ने मुझे इसका एक क्वेश्चन पेपर भेजा था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि ये बोला है कि दो समूह में, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज किया जा सकता है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो समूहों में बांटा था। तो दो समूह में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो अरस्तु ने किया था, और अरस्तु ने ही पादप और जंतु दो जगत में बांटा था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने पादपों के बारे में तो 3 पार्ट्स दिए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि हर्ब होती है, यानी कि झाड़ी जिसको कहते हैं, हर्ब्स, शाक। फिर एक को उन्होंने शूप कहा, झाड़ी यानी कि श्रब, और फिर उन्होंने पेड़ यानी कि ट्री कहा। और जंतुओं को भी दो भागों में बांटा था उन्होंने, एक तो ऐसे जिसमें ब्लड होता है और एक जिसमें ब्लड नहीं होता। ठीक है, तो अरस्तु ने सर्वप्रथम ये चीज की थी। उसके बाद लीनियस भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चले थे, लेकिन यहाँ पे अरस्तु अगर नाम है तो अरस्तु ही सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिस्टेमा सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी थी। अरस्तु ने, लीनियस ने, हिप्पोक्रेट्स में और डार्विन में। ये भी बिहार और यूपी दोनों के अंदर आया हुआ है। और इसका भी सही आंसर क्या होना चाहिए, तो जो सिस्टेमिका या सिस्टेमा नेचुरला जो पुस्तक थी वो लीनियस ने लिखी थी, और लीनियस ने अपनी इस पुस्तक के अंदर वो जो क्लासिफिकेशन दिया था दो जगत अवधारणा का, प्लस उन्होंने जो है द्विनाम पद्धति भी इसके अंदर सुझाई थी। तो उनकी ये बुक थी और लीनियस ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियां आधारित होती है। फटाफट से बिल्कुल फास्टली टाइप करते जाओ, और टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मन में आपने एक आंसर सोच रखा है तो आपकी चेकिंग हो जाएगी। भाई चैप्टर 2 है, बहुत इजी है, सारे आंसर सही होने चाहिए। जिनके जितने भी आंसर सही हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियां या प्रणाली किस पर आधारित है। कई लक्षणों पर, एक या दो बाहरी लक्षणों पर, विकासीय इतिहास पर या आणविक समझाता पर। तो हमने वर्गीकरण किस आधार पर दिया हुआ है या कितने प्रकार का है, तो हमने बहुत सारे प्रकार पढ़े थे। प्राकृतिक वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण, जातीय वृत्तीय वर्गीकरण, और एक था वो फाइलोजेनिक वर्गीकरण जिसको जातीय वर्गीकरण कहते हैं, और एक संख्या आधारित वर्गीकरण था। तो इन सब में हमने देखा था कि जो कृत्रिम वर्गीकरण था उसका आधार, जिसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या प्रणाली, उसमें क्या किया जाता था, एक या दो बाहरी लक्षणों को देखा जाता था। कई चीजें हम बारीकी छोड़ देते हैं। भाई ये बुक के सबसे स्टार्टिंग में करवाया है, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में ही मैंने करवा दिया है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, लेकिन देखो क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कृत्रिम हम समझते हैं कि क्या होगा, तो कृत्रिम में यही बाहरी लक्षणों को देख के जिसको उसमें डाल दिया जाता था। एक जैसा दिखता है, अगर लोमड़ी और कुत्ता एक जैसा दिखता है तो दोनों को एक में डाल देते हैं। लेकिन प्राकृतिक में ऐसा नहीं किया जाता था। प्राकृतिक में काफी दूसरी चीजें यानी कि आकारिकी वगैरह सब कुछ देखते थे। ठीक है, तो बी वाला आंसर जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, पादपों के कृत्रिम वर्गीकरण हेतु लीनियस ने पादप के किस भाग को आधार बनाया था। लीनियस ने किसे आधार बनाकर जो है अपने क्लासिफिकेशन को किया था। लीनियस जो कि कृत्रिम वर्गीकरण के अंदर भी आते हैं, हालांकि इनका
जाति वृत्ति और प्राकृतिक में भी योगदान है, लेकिन कृत्रिम वर्गीकरण भी इन्होंने ही, मतलब उसके अंदर भी इनका योगदान रहा है। तो हमने देखा कि कृत्रिम वर्गीकरण में बाहरी आकारिकी के आधार पर पौधों को बांटा गया था। तो उन्होंने क्या आधार लिया था? दल लिए थे, बाहरी दल लिए थे, पुमंग लिए थे या जायांग। बाहरी दल मतलब पेटल्स, पंखुड़ियां जिसको आप कहते हैं। बाहरी दल मतलब सेपल्स। पुमंग मतलब एंड्रोशियम, जिसको आप जो है पुंकेसर भी कहते हैं। और जायांग मतलब गाइनोशियम। तो किसको आधार बनाया था? उन्होंने बनाया था पुमंग को। एंड्रोशियम को देख देख के कि इसमें चार, इसका एंड्रोशियम और इसका एंड्रोशियम एक जैसा है, इसको डाल दो। इसके एंड्रोशियम 4 है, उसके भी एंड्रोशियम 4 है, इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दो। इस तरह से उन्होंने कृत्रिम आधार पे पौधों को बांटा था। नेक्स्ट बात करते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण, कि जिसे हम फाइलोजेनिक वर्गीकरण भी कहते हैं, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। किस आधार पर होता है? नाम बता रहा है इसका, ऑप्शन देख लीजिए। उपयोगिता प्रणाली पर, पादपों के स्वभाव पर, समान विकासीय वंशजता पर या समग्र समानता पर। तो जाति वृत्ति, जाति प्लस वृत्ति। वृत्ति का मतलब, वैसे तो वृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, ठीक है, लेकिन यहां पे हम क्या समझ रहे हैं कि दो जातियों में, दो जातियां जो हमें मिली है, जो एक दूसरे से अलग है, उनमें आपसी संबंध क्या रहा होगा, मतलब कौन किसका पूर्वज है और किसका विकास किससे हुआ है, ये जान के, ये समझ के हम क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि पौधों में तो इतना डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको एनिमल के हिसाब से अगर एक एग्जांपल दूं तो हम कहते हैं कि भाई पक्षी जो है वो सरीसृप के बाद आए हैं, तो हमने उनको उनके बाद में रखा हुआ है कि हमें विकास से, हमें जीवाश्मों से ये पता चला है कि पहले सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे, उसके बाद पक्षी आए। तो ये जो संबंध है वो क्या है, जाति वृत्तीय संबंध कहलाता है। तो समान विकासीय वंशजता को देखते हुए, वंशजता मतलब उनके पूर्वज, उनकी जनरेशन, उनको देखते हुए जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम कहते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को दी जाती है। आकारिकी को देते हैं, एनाटॉमी यानी कि जो उसकी आंतरिक संरचना है उसको भी देते हैं, लेकिन जो वंशजता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? ये भी एमपी बोर्ड के अंदर आया हुआ है और यूपी के अंदर भी देखा हुआ है मैंने इसको, ठीक है। तो एमपी और यूपी दोनों के एग्जाम में आया हुआ है ये। थियोफ्रेस्ट, जॉन रे, एपीडी कंडोली या डार्विन, किसने दिया था? कि हमने टैक्सोनॉमी तो पढ़ लिया, क्या होती है टैक्सोनॉमी, कि नामकरण, पहचान और वर्गीकरण जो हम करते हैं वो टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। लेकिन ये वर्ड किसने दिया? ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है वो एपीडी कंडोली ने दिया है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि जगत प्रणाली में जीव को विभाजित किया जाता है। दो जगत प्रणाली यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसमें? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। पादप और जंतु में, प्रोटिस्टा और मोनेरा में, पादप और प्रोटिस्टा में या कवक और जंतु में। तो दो जगत अवधारणा जो है वो लीनियस ने दी थी, है ना। अरस्तु ने तो सिर्फ बांटा था समूह में। जो नाम शुरू होता है, अगर आपसे पूछ ले दो जगत अवधारणा किसने दी, तो वो लीनियस ने दी थी। वहां आप अरस्तु नहीं करेंगे, अरस्तु ने सिर्फ बांटा था, जगत वगत नाम दिया ही नहीं था उन्होंने, ठीक है। तो दो जगतों में लीनियस ने बांटा था, पहले थे प्लांट और दूसरे थे एनिमल। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? 2 किंगडम के बाद आया था 3 किंगडम, ये किसने दिया था? लीनियस ने, व्हीटेकर ने, हेकल ने या कॉपलैंड ने। तो 3 जगत अवधारणा, सभी अवधारणाएं आपको पता होनी चाहिए, किसने दी है ये पता होना चाहिए और कितने भाग बताए हैं ये भी पता होना चाहिए। तो 3 जगत अवधारणा हेकल ने दी थी और कई जगह हीकल भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। हीकल भी और हेकल कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ है। 3 जगत कौन कौन से थे? एक तो उन्होंने प्रोटिस्टा दिया, एक उन्होंने जंतु दिया और एक उन्होंने पादप दिए, ठीक है। तो उन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। कॉपलैंड ने क्या किया था? कॉपलैंड ने 4 जगत अवधारणा दी थी और हेकल ने 3 जगत अवधारणा दी थी। कॉपलैंड ने कवक को इंक्लूड किया था अपने जगत के अंदर,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। लीनियस ने, वीटेकर ने, एंगलर ने, या एंगलर प्रांटल ने, या हेक्सल ने। तो 5 जगत अवधारणा तो भाई WH वीटेकर ने दी है, तो उन्हीं को इसका श्रेय जाता है 5 जगत अवधारणा का। नेक्स्ट है 6 जगत अवधारणा किसने दी थी, अगर आपको ध्यान है, पता है तो वूज ने दी थी 6 जगत अवधारणा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। ये नहीं वर्ड को देखना नहीं भूले, वरना आपका भी क्वेश्चन नहीं हो जाता है, क्योंकि मैं भी कभी कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाती हूँ, कई बार इस नहीं को नहीं देख पाती हूँ और फिर मैं या तो बहुत देर तक उससे सर खपाती रहती हूँ और दोबारा पढ़ती हूँ, तब समझ में आता है अच्छा नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा। स्टोलर व यूनिसंजर ने, RH वीटेकर ने, लीनियस ने, या वॉटसन और क्रिक ने। क्या आंसर है, इनमें से कौन है जो जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। मतलब जो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन है या एनिमल किंगडम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, उनको ढूंढना है। तो अगर आपको नहीं भी पता हो इन दोनों के नाम, तब भी आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि वॉटसन और क्रिक का एनिमल किंगडम में कोई क्लासिफिकेशन, कोई योगदान नहीं है। उन्होंने तो क्या दिया था, DNA मॉडल दिया हुआ है। DNA का जो मॉडल है वो वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया हुआ है। एनिमल किंगडम से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। तो डी जो है इसका आंसर है। ये भी आपके एक तो MP में देखा था मैंने और एक झारखंड में देखा हुआ है, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में स्थान मिला है। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, कवक में, या पादप में। ये भी इजी है भाई। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, बैक्टीरिया, ऐसे एनिमल जिनमें DNA जो है खुला घूमता रहता है, ना तो उसमें कोई केंद्रक है ना केंद्रक झिल्ली, और उनको किस में रखा गया है, मोनेरा के अंदर रखा गया है। और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माइकोप्लाज्मा वगैरह सब मोनेरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है वीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया। क्रम बताना है आपको। वीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसका क्रम क्या था। नाम तो सारे हो सकता है सही हो, लेकिन आपको सीक्वेंस बताना है। मोनेरा प्रोटिस्टा, यू बैक्टीरिया, एनिमेलिया और प्लांटी। मोनेरा प्रोटिस्टा कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा प्रोटिस्टा आर्कीबैक्टीरिया, प्लांटी और कवक। मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी, शैवाल और एनिमेलिया। तो अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आते हैं मोनेरा, उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा, उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा, फिर आते हैं कवक, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमेलिया। बी वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो सीक्वेंस पे ही क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ नहीं तो सीक्वेंस ही सही। ठीक है, ये भी है जो मैंने एक यूपी और MP, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद हो जाते हैं बोर्ड के हिसाब से कि अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो। नेक्स्ट बात करते हैं 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये भी मैंने MP के अंदर देखा था। MP की बुक है एक ऑब्जेक्टिव, उसमें किसी ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन। यूकैरियोटिक व आर्कीबैक्टीरिया, कवक व शैवाल, आवृत बीजी व अनावृत बीजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई मोनेरा में जो है 6 जगत अवधारणा, अभी मैंने आपसे कहा वूज ने दी थी, ये है ना। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वूज ने दिया था। और वूज ने क्या किया था, क्यों हम अभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मानते हैं, क्योंकि वूज ने ज्यादा कुछ उसमें वैरायटी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ क्या किया, मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। और इसीलिए मोनेरा जगत से उनके कितने हो गए भाई, 1 बढ़ गया, इसलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम से जाना जाता है। जबकि किया उन्होंने सिर्फ क्या था, मोनेरा के 2 भाग किए थे। तो हम भी यही कहते हैं कि अभी भी 5 किंगडम ही है, लेकिन बस मोनेरा को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में बांटा था।
यू बैक्टीरिया में आज के जो हम नॉर्मल जिन बैक्टीरिया की बात करते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं, जबकि आर्की बैक्टीरिया में वो हेलोफिल्स, थर्मोफिल ऐसे आते हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों में भी रह पाते हैं, है ना। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है थर्मोफिलस इक्वेटिकस, वो आर्की बैक्टीरिया में आता है। भाई बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, ये एमसीक्यूज सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, आपकी एक तरह से आप बोल दो कि आपका टेस्ट भी है और चैप्टर रिवीजन भी है, क्योंकि हम चैप्टर कर चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं, तो अब ये आपका रिवीजन भी है प्लस आपका टेस्ट भी है। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम आप 2 टेस्ट डालते हो, 4 डाला करो। देखो, टेस्ट को देखने का तरीका आपका होना चाहिए, ये भी आपके लिए टेस्ट ही है। आप भाई स्लो में चलाओ इसको, और स्लो में चलाओ, और बस आप पहले अपना आंसर रोक के अपना आंसर लिख दो, अब फिर मेरा आंसर देख लो, चेक हो गया, ये भी टेस्ट है। आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो ऐप पर, उनको भी टेस्ट की तरह करो। आपके पास डॉक्यूमेंट आता है, उसका आंसर मत देखो, पहले उसको सॉल्व करो फिर आंसर देखो, तो टेस्ट बन गया आपके पास। मतलब एमसीक्यूज का तो खजाना हो जाएगा इस साल तो, 11th और 12th वालों के लिए भी। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बेजर्निक ने, इवानोस्की ने, लुईस पाश्चर ने या डार्विन ने? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत मस्त वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बिहार के अंदर आया हुआ है। तो वायरस जो है, यानी कि विषाणु जो है, वायरस मतलब विषाणु, कई बच्चों को यही पता नहीं चलता कई बार तक कि भाई विषाणु और वायरस एक होते हैं। उसकी खोज का श्रेय जाता है इवानोस्की को। इवानोस्की ने सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट की बात करें तो जीवित तरल संक्रामक तथ्य किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये मैंने 1 शॉट में स्पेशली आपको बोला था, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत, यहां तक कि ये नीट में भी पूछा हुआ है। डीजे इवानोस्की, एमडब्ल्यू बेजर्निक और स्टैनले और रॉबर्ट हुक। किसने दिया था ये वर्ड? अब देखो आपकी बुक में इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया है, लेकिन आपको दोनों वर्ड ध्यान होने चाहिए। इंग्लिश में इसे क्या बोला है? जीवित, ये तो हिंदी है, जीवित तरल संक्रामक, और उसमें बोला है कंटेंजियम वायरम फ्लूइडम। ये किसने दिया था? देखो 3 वैज्ञानिक आए हैं जनरली, अगर हम वायरस का टॉपिक देखें। एक तो आया है इवानोस्की का नाम, एक आया है बेजर्निक का नाम, और एक आया है स्टैनली का नाम। इवानोस्की ने तो खोज की थी। ये जो वर्ड है कंटेंजियम वायरम फ्लूइडम या जीवित तरल संक्रामक, ये बेजर्निक ने दिया था, तो हमारा आंसर ये है। और स्टैनली ने क्या किया था? स्टैनली के लिए मैंने आपको बताया था, स्टैनली स्टील मतलब क्रिस्टल, तो क्रिस्टल भी कड़क होता है, स्टील जैसा होता है, तो इन्होंने क्या किया था? वायरस को क्रिस्टलीकरण किया था, क्रिस्टलीकरण करा था इन्होंने, क्रिस्टल की फॉर्म में बना दिया था वायरस को। इसलिए तो वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच के आपको नहीं बना सकते क्रिस्टल, लेकिन वायरस को हम जला के सुखा के क्रिस्टल बना सकते हैं, ऐसा इन्होंने कर दिखाया। तो ये जो है आपको तीनों चीजें ध्यान होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, जीवित तरल संक्रामक निम्न में से किसके लिए उपयुक्त हुआ था? अब हमने ये तो देख लिया कि ये वर्ड जो है, शब्द जो है वो किसने दिया था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि ये किसने दिया था प्लस किसके लिए दिया था, ये भी पता होना चाहिए। तो जीवाणु के लिए, विषाणु के लिए, नील हरित शैवाल के लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए, या पप्लो यानी कि माइकोप्लाज्मा के लिए, किसके लिए दिया गया था ये बताना है। तो ये जो वर्ड है बेजर्निक ने वायरस के लिए दिया था कि वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीवित तरल संक्रामक होते हैं, मतलब कि वो जीवित भी हैं, मृत भी हैं, तरल फॉर्म में भी आ सकते हैं और संक्रामक भी हैं, इसीलिए उन्होंने इसके लिए ये वर्ड दिया था। नेक्स्ट है, विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रामक करने के बाद अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्न में से किस जगत के साथ माना जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा या कवक?
ठीक है, क्या है भाई, तो विषाणु जो है वो क्या होते हैं, अकोशिकीय के अंदर हम उनको मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि वो उनकी कोई कोशिका ही नहीं है, और सच में नहीं है, उनमें ना तो सेल है ना सेल वॉल है, कुछ भी नहीं है, तो उनको अकोशिकीय कहते हैं। लेकिन जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं, मतलब अपने शिकार के अंदर चले जाते हैं, तो वो अपना प्रतिकृतिकरण कर लेते हैं, मतलब कि रेप्लिकेशन करते हैं, अपनी कॉपीज बनाना लग जाते हैं। तो ये संबंध किससे संबंधित है, मतलब ये कौन है, जो विषाणु है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है या कवक है। तो विषाणु जो है हम किससे मान सकते हैं, हालांकि अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में हमने जो पढ़े हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, एनिमेलिया, वहां पे कहीं भी वायरस का नाम नहीं है। और आपकी बुक में, और स्पेशली मैंने भी आपको बताया है कि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 5 जगत अवधारणा में विषाणुओं को कोई जगह नहीं दी गई है, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, न ही लाइकेंस को, ये दोनों बातें, और न ही प्रियॉन्स और वायरोइड को। इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के किसी किंगडम के अंदर हम नहीं रखते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या है, डी। और मुझे लगता है काफी बच्चों का आंसर ये रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इतना सोचा ही नहीं। लेकिन ये बात मैंने आपको बताई हुई है। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, जितने भी आपके सही निकले, आपको ये बताएंगे, अगर इनमें से, ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, तो अगर इस 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही निकले तो आपको समझ जाना कि आपका चैप्टर जो है कंप्लीट है। जिनके 40 से 50 के बीच में है, वो मुझे लगता है कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर है या चैप्टर ये 15 नंबर का है, तो आपके 15 में से 12-10 तो आ ही जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो एमसीक्यूज से आप निश्चित हो जाएंगे। और भाई जब आप लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं तो एमसीक्यूज अपने आप तैयार हो जाते हैं, मैं तो ऐसा मानती हूँ। अगर आपने बुक पढ़ ली है और एक एक लाइन रट ली है तो फिर एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन प्रैक्टिस, जैसा कि मैं कहती हूँ, बहुत ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं कि मैथ्स में ही प्रैक्टिस चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको हर सब्जेक्ट में पावरफुल बनना है तो आपको प्रैक्टिस सब में करनी पड़ेगी। विषाणुओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इनमें सदैव डीएनए होता है, इनमें सदैव आरएनए होता है, ये केवल जीवाणुओं में पाए जाते हैं, ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणन करते हैं। क्या सत्य कथन है? ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणन करते हैं, ये केवल जीवाणुओं में पाए जाते हैं, इनमें सदैव आरएनए होता है, इनमें सदैव डीएनए होता है। तो सदैव डीएनए होता है, ये बात गलत है। सदैव आरएनए, सदैव मतलब हमेशा आरएनए ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। केवल जीवाणुओं में पाए जाते हैं, ये बात गलत है। खाली बैक्टीरिया में मिलते हैं ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया में तो जो वायरस मिलते हैं उनको जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं उनको इंग्लिश में, और हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब जब ये किसी पोषक कोशिका में होंगे, होस्ट सेल में होंगे, अब वो होस्ट सेल कोई भी हो सकती है, वो कोई प्लांट भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो ये सिर्फ क्या करते हैं, होस्ट सेल में ही गुणन करते हैं। ये वाला फैक्ट सबसे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हम विषाणुओं के प्रोटीन खोल को क्या कहते हैं। वायरस का जो प्रोटीन खोल है, बाहर एक वायरस का फोटो बना देते हैं जो सबसे फेमस है, थोड़ी इसकी भी पब्लिसिटी हो जाए, है ना। यहाँ पे ये कॉलर और ये स्टैंड और इसके ये पैर, ठीक है। इसका ये जो बाहर ये खोल है जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोटीन का बना होता है, ये तो इसका हेड होता है, सिर, ये इसकी कॉलर होती है, और ये इसकी पूंछ होती है, टेल, ठीक है। तो ये जो कैप्सिड, ये जो सिर वाला बना होता है, ये प्रोटीन बना होता है, इस पूरे को हम कहते हैं कैप्सिड, इस प्रोटीन खोल को। तो ये जो प्रोटीन खोल है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, तो कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है, लेकिन प्रोटीन की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उनको हम कहते हैं कैप्सोमियर। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, कैप्सोमियर की छोटी छोटी इकाइयां प्रोटीन की, वो मिलके कैप्सिड बनाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मार देते हैं इंसान को, है ना, बायोलॉजी के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है।
विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन ढंग से सुना है तो आप इसका आंसर दे देंगे। डीएनए अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए और ए और बी। तो अभी जस्ट मैंने कहा, जब हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि विषाणुओं में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें डीएनए होता है, जैसे पॉक्स वायरस है उसमें डीएनए होता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए होता है, जैसे टीएमवी वायरस जो आपके सिलेबस में भी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें आरएनए होता है। पॉक्स वायरस में डीएनए होता है, एडिनो वायरस में भी डीएनए होता है। तो डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विषाणुओं के। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जनरली जो पादप वायरसेस होते हैं, एक फैक्ट बता रही हूं मैं आपको, जितने भी प्लांट वायरस होते हैं ना, प्लांट वायरस, उनमें जनरली आरएनए ही पाया जाता है। आर कैपिटल कर देती हूं, गलत हो जाएगा। आरएनए वायरस पाया जाता है, फैक्ट है, इसीलिए इनको रेट्रोवायरसेस भी कहते हैं। लेकिन मैक्सिमम पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत मतलब निकाल लें। ठीक है, प्लांट वायरसेस में जनरली हमें आरएनए देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विषाणुओं के शूल। शूल का मतलब स्पाइक्स। सारे विषाणुओं में स्पाइक्स नहीं होते, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे तीखे स्पाइक्स लगे होते हैं बाहर की तरफ। ये क्या होते हैं और किस प्रोटीन के बने होते हैं? न्यूरामिनिडेज, हेमोग्लूटेनीज, ए और बी या ग्लाइकोप्रोटीन, किसके बने होते हैं? देखो, ये सवाल बहुत ही खतरनाक वाला है, क्योंकि इसके ऑप्शन ऐसे गजब के हैं और इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है, लेकिन कोई एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला अभी तक। कुछ तो कह रहे हैं कि भाई ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वो आपको ग्लाइकोप्रोटीन कहेगा। लेकिन एमएससी की बुक एक दो मैंने देखी, वहाँ पे जो थोड़ा सा दे रखा है उसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो जो है ये ए और बी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपके बुक के अंदर आ जाए। और कुछ बुक्स तो इसका आंसर बी भी दे रही है और कुछ बुक्स डी भी दे रही है, तो बहुत भारी भरकम काम हो गया है। सबने अपने अपने तरीके से आंसर दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो कुछ सर्च किया, एमएससी के लेवल की बुक्स को खंगाला, तब मुझे थोड़ा सा ये आइडिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विषाणुभोजी होता है। क्या होता है विषाणुभोजी? पादप कोशिका का परजीवी जीवाणु, जंतु कोशिका का परजीवी जीवाणु, एक विषाणु का कोशिकांग या एक जीवाणु का संक्रामक करने वाला विषाणु। जीवाणुभोजी क्या होते हैं? ये भी मैंने अभी एक दो क्वेश्चन पहले बात की है। जीवाणुभोजी नाम बता रहा है इसका, जीवाणु को खाने वाला। अब जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और मैंने आपसे कहा था बैक्टीरिया दूसरों को बीमारी फैलाते हैं, लेकिन इनके भी पिताजी बैठे हुए हैं हमारे पास, बैक्टीरिया को भी बीमार करने वाला है हमारे पास। बैक्टीरिया भी नहीं बच पाया उनसे। बैक्टीरिया हमें बीमारी फैलाते हैं, इनको बीमारी फैलाते हैं वायरस। और जो वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं, भोजी का मतलब खाना है, लेकिन खाने से रिलेशन इसलिए दिया है क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार देते हैं अगर लाइटिक प्रोसेस कर रहे होते हैं। लाइटिक, लाइसोजेनिक, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर क्या होते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए थे नीट वाले, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं, और एक टॉपिक भी लिया था हमने यूपी बिहार बोर्ड स्पेशल करके, उसमें भी पढ़ाया है। तो वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको हम कहते हैं जीवाणुभोजी, और इन्हीं को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं कुछ लोग, FAGE को फाज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कंफ्यूज करने वाला है, आप जीवाणु सुनते ही कुछ डगमगा जाओगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये एक वायरस है। इसको जीवाणुभोजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जीवाणु पे अटैक कर रहा है। तो पादप कोशिका वाला गलत, जंतु कोशिका ये भी गलत, एक विषाणु का कोशिकांग ये भी गलत, एक जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है, वायरस है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें भी कई बच्चे मात खाए होंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है पूछ युक्त, आप साथ साथ आंसर करते जा रहे हैं ना, कॉपी में लिखते जा रहे हैं ना भाई, चैट में मत लिखो, टाइम लगता है। आप तो भाई क्वेश्चन देखो, कॉपी में आंसर लिखो और मेरा आंसर चेक कर लो, बस आपका टेस्ट यही है। पूछ युक्त विषाणुभोजी कैसे होते हैं?
जिसमें टेल होती है, और वो भी विषाणु भोजी यानी कि वही बैक्टीरियोफेज। अगतिशील विषाणु, जल में सक्रिय रूप से विषाणु, पादप पत्तियों की सतह पर गतिशील विषाणु या जीवाणुओं की सतह पर गतिशील विषाणु। अब देखो जीवाणु भोजी है यानी कि बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, लेकिन है तो वायरस। अब जीवाणु भोजी की जो पूंछ है वो क्या काम आती है? ये जो पूंछ होती है ना, ये बैक्टीरिया से अटैच, बैक्टीरिया के ऊपर चलने के काम में आती है। मान लो ये कोई वायरस है, इसकी ये पूंछ है, तो ये इस पे गति करने के काम में आ रही है, इस पे चिपकने के काम में आ रही है, तो विषाणु की सतह पर गतिशील है करने के लिए। देखो चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको सही लगना नहीं चाहिए। देखो पहले तो ये पूंछ है, तो ये तो गतिशील है, ये बात तो सही है, तो अगतिशील वाला ऑप्शन गया। जल में, भाई जल में रहता ही नहीं, ये तो अटैक ही जीवाणुओं पे कर रहा है, पादप पे नहीं करता क्योंकि ये तो जीवाणु पे कर रहा है, तो ऑप्शन में जीवाणु वाला ऑप्शन तो एक ही है। ठीक है, तंबाकू मोज़ेक विषाणु में प्रोटीन उप इकाइयों की संख्या कितनी होती है? ये मैंने देखा यूपी के अंदर, एमपी के अंदर भी एक बार पूछा हुआ है, एक बार सीबीएसई के अंदर भी पूछा हुआ है, मतलब इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के, और उसके अंदर भी देखा हुआ है मैंने, जो आपके क्या है झारखंड, उसके अंदर भी देखा हुआ है। 21-10, 21-70, 21-30 या 21-50 क्या होते हैं? तो आपके शायद यूपी वालों के तो टीएमवी की संरचना भी दी हुई है डिटेल में, हालांकि उस डिटेल में कुछ नहीं है, जो वायरस की संरचना है वही टीएमवी की संरचना है, बस उसमें आपको प्रोटीन में कितने हैं, जो कैप्सोमियर है उनकी 1-2 संख्या दे रखी है, बाकी जो वायरस है ऊपर खोल है, अंदर डीएनए और जो है बाकी सब सारी चीज तो वही है। आपको जो बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर वो गोल वाला वायरस दे रखा है ना, हरे कलर का फोटो है जो ऐसे स्पिंडल शेप का, और यहाँ से एक डीएनए निकला हुआ बताया है, एक तो ऐसा वाला दे रखा है फोटो, एक ऐसा वाला दे रखा है स्फेरिकल, ऐसे नली जैसा, ट्यूब जैसा, वो टीएमवी का ही है। तो बस इसी के हिसाब से आपको लिखना है कि ये नलिकाकार बेलनाकार होता है, इसके बाहर कैप्सिड की इकाई, कैप्सिड होता है प्रोटीन से बना जो कैप्सोमियर से बना होता है, अंदर एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आरएनए होता है, क्योंकि टीएमवी में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। बस थोड़ा सा आपको डिटेल उसको करना है। तो ये जो है राजस्थान वालों में नहीं है, क्योंकि राजस्थान वालों के बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करते हैं वो लोग। 21-30। अच्छा, मैं राजस्थान का नाम नहीं ले रही, कई बच्चे बोलेंगे मैम राजस्थान, भाई सारे देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार कह चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव सबके लिए है, उसमें राजस्थान यूपी बिहार कुछ नहीं है, सबको करने हैं वो, सबके फायदे के लिए। देखो ये देखो कई बार आया हुआ है सब जगह पे, तो 21-30 वो क्या है, हमारा ही है ना, तो हमारे मुंह पे भाई वो होते हैं अपनी बड़ाई ना करे, तो मैं अपना ही नाम राजस्थान करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हमारे यहाँ क्या जनरली सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चंस कॉपी हो जाते हैं, तो मैं सीबीएसई बोलूँ या यूपी बिहार बोलूँ, राजस्थान एनसीईआरटी बोलूँ, वो फिर राजस्थान के अंदर आ जाएगा। तो 21-30 जो है उसमें प्रोटीन उप इकाइयाँ होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो इकाइयाँ हैं ना कैप्सोमियर, वो 2130 है। नेक्स्ट है विषाणुओं के परपोषी कोशिका से चिपकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीधा वेदन, वायरोपेक्सिस, परिपक्वन या अधिशोषण। तो जो विषाणु है वो किसी भी सेल के साथ जब चिपकता है अपने किसी भी टांगों से या किसी से भी पूंछ से, तो उसको हम बोलते हैं अधिशोषण। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझना कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान रखना है आपको, अधिशोषण कहते हैं, अडेजन। ठीक है, नेक्स्ट है फेगोसोम में उपस्थित किस एंजाइम के कारण विषाणुओं के आवरण व प्रोटीन कवच नष्ट हो जाते हैं? जब बैक्टीरिया किसी सेल के अंदर जाते हैं, या यहाँ पे वायरस दे रखा है तो वायरस की बात कर लेते हैं कि वायरस जब किसी सेल के अंदर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया है तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो पहले वायरस को मारने का काम करती है, लेकिन जब वो उनको मारने में, या वायरस बहुत अधिक संख्या में है तो उसे मारने में हार जाती है और फिर हमें बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं। हम पहले हथियार नहीं डाल देते, पहले तो उससे लड़ते हैं, हमारी सेल्स लड़ती है। तो जब ये लड़ने की प्रक्रिया होती है तो हमारी सेल्स में कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है, जो मैंने आपको बताया भी था आगे वाले चैप्टर्स के अंदर कि मेगा कैरियोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स, वो एक जो होती है किलर सेल्स, WBC, ये सब WBC के ही प्रकार हैं जो मैंने बोले। तो WBC सेल्स होती है वो लड़ने का काम करती है। तो जब WBC के जितने भी प्रकार है
जो अभी मैंने बोले सारे नाम, उनमें क्या होता है, वायरस जैसे एंट्री करता है तो ये वायरस को खा जाती है। ये वायरस आया है ना, ये वायरस को खा गई डेंजर बन के। मैंने आपको कहा था ये बॉडीगार्ड है, ये वायरस को खा गई। हंस रही है फिर ही हा 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 करके, ठीक है। अब ये वायरस जब अंदर गया तो ये अंदर जाके क्या होगा, इनके पास क्या होते हैं भाई, हमारी सब सेल्स में क्या मौजूद है, लाइसोसोम मौजूद है। तो लाइसोसोम में कवर हो जाते हैं। एक प्रक्रिया हमने पढ़ी है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, किसी भी सेल के द्वारा किसी ठोस पदार्थ को अंदर लेना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। और उसके बाद जो चीज बनती है, ये जो बना है इसको अंदर लेने के बाद, उसको फैगोसोम कहते हैं। सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ये फैगोसोम बन गया है। लेकिन ये फैगोसोम किससे बना है, लाइसोसोम। या तो ये फैगोसोम लाइसोसोम से जाके जुड़ जाएगा, पास में लाइसोसोम है वो भी इससे जुड़ जाएगा। अब इस लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वायरस के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी प्रोटीन खोल और उसको सबको नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, क्या उसके पास लाइसोसोमल एंजाइम होता है, क्या उसके पास टाइलिन एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो हमको पता है कि लाइसोसोम से वो एंजाइम निकलते हैं, तो वो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, ठीक है। और ये हमें पता है कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके नाम से दे रखे हैं लाइसोसोमल एंजाइम। ए जो ऑप्शन है, अब देखो इसी चैप्टर को आपको कहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे कनेक्शंस आते हैं, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है विषाणुभोजी का लाइटिक चक्र कितने समय में पूरा होता है। विषाणुभोजी का लाइटिक चक्र, अब ये लाइटिक चक्र क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया है वायरस का, शायद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है मैंने, या पता नहीं वो यूपी बिहार वाले टॉपिक में पढ़ाया है, थोड़ा सा मेरे अभी ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने 2 जगह इस चीजों को किया है। तो वायरस का मैंने आपको 2 साइकिल्स बताए थे, एक तो लाइटिक होता है और एक लाइसोजेनिक होता है। जो बैच के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो इस चैप्टर के, नहीं तो वो वाला लेक्चर देखो यूपी बिहार वाला, शायद उसमें है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में है या, लेकिन पढ़ाया जरूर है मैंने इसको, वायरस के साइकिल को, ये मुझे पता है। 2 मिनट में, अब ये क्या कह रहा है, 2 साइकिल चलते हैं। अब ये 2 साइकिल होते क्या है, चलो मैं ये एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में इसको यही समझा देती हूँ। लाइटिक साइकिल में तो क्या होता है, विषाणु अंदर आता है, अपनी कॉपी बनाता है और फिर सेल को फाड़ देता है और बाहर निकल जाता है। सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है जनरली, ये प्रक्रिया बैक्टीरियोफेज के द्वारा की जाती है। बैक्टीरियोफेज वाला वायरस अंदर आता है, ये क्या करता है, जो भी होस्ट सेल है उसके डीएनए के साथ अपना डीएनए अटैच कर देता है। और जैसे जैसे जब वो कॉपी करता है, जो होस्ट है वो अपनी कॉपी बनाता है, जनन करता है, तो उसके साथ साथ वायरस का डीएनए भी कॉपी होता रहता है। तो इसमें ये मारता नहीं है उसको, होस्ट को जिसमें वो रह रहा है, जबकि इसमें वायरस क्या करता है, जिसमें वो रह रहा होता है उसको मार देता है, इसलिए उसको कहते हैं लाइटिक और इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक। ये बहुत जल्दी होता है। अब ये कह रहा है कितने मिनट में जो है पूरा होता है, तो बहुत जल्दी भाई, मारना है, कॉपी बनाया मारा, तो 15 से 30 मिनट में ये क्या कर लेता है, अपना लाइटिक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पे देखो 2 है, घंटे और मिनट में ध्यान से पढ़ के टिक करना है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन से हैं। चेचक व ट्यूबरकुलोसिस, खसरा व ट्यूबरकुलोसिस, खसरा, मम्प्स और जुखाम और मलेरिया। ये मैंने यूपी के अंदर देखा हुआ है, ठीक है। चेचक, ट्यूबरकुलोसिस से पहले वाला भी यूपी से रिलेटेड है क्योंकि वो एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर है। क्या है जो, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, हमें काफी टाइम पहले से बताने लग जाते हैं कौन सी बीमारियां बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोअल है। तो खसरा और मम्प्स जो होती है, मम्पस लिखा है यहाँ पे, वैसे मम्प्स बोलते हैं उसको, मीजल मम्प्स बोलते हैं, खसरा को मीजल्स बोलते हैं। मीजल मम्प्स जो होती है वो विषाणु जनित है, वायरस से होती है ये। बाकी को देखो जुखाम वायरस से होता है, लेकिन मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होता है जो कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। खसरा जो है वो वायरस से होता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है।
ये भी वही चेचक वायरस से होता है। तो जब एक बैक्टीरिया वाला है तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, वायरॉइड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वायरॉइड्स लेंटस्टीनर ने, पॉपर ने, वाइल्ड रीड ने, टीओ डाइनर ने या पेंटन रॉस ने, किसने की थी? तो वायरॉइड क्या है पहले ये बता देते हैं। वायरस हम बोल रहे हैं कि वायरस में एक प्रोटीन खोल होता है और अंदर डीएनए होता है। जब इस वायरस का प्रोटीन खोल गायब हो जाए और खाली न्यूक्लिक एसिड बन जाए अंदर, और वो जो भी हो, वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं वायरॉइड। ठीक है, वायरस का ऊपर का कपड़े उतार दो आप कपड़े उतार दो इसके, तो जो चीज बन जाती है वो क्या होती है? वायरॉइड होती है। तो वायरॉइड की खोज किसने की? वायरॉइड की खोज टीओ डाइनर ने की थी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ है बुक के अंदर। और उन्होंने किसमें की थी? एक पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज थी, उसके अंदर की थी इन्होंने। मैंने आपको ऐसे याद दिलाया था कि डाइनर का मतलब डाइनिंग टेबल। तो डाइनर जो है वो डाइनिंग टेबल पे खाने बैठा, तो उसको जो आलू की सब्जी दी गई उसमें बहुत बड़ी बड़ी फुंसियां हो गई थी। तो उसको पता चला कि ये फुंसियों का नाम जो है पटेटो स्पिंडल ट्यूबर है ना, कंद रोग, तुर्कु तंग रोग कहते हैं इसको, कंद रोग, वो हो गया आलू में। तो इसने कहा मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा। फिर बाद में उसको पता चला ये सब्जी तो वायरॉइड की वजह से खराब हो गई। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो डाइनर डाइनिंग टेबल पे बैठे और वायरॉइड की खोज की आलू की सब्जी से। निम्नलिखित में से आलू में तर्क कंद बीमारी, वैसे ये तुर्क होना चाहिए, तुर्क कंद बीमारी का कारण क्या है? प्रियॉन्स, वायरॉइड, इंटरफेरॉन या विरियन? अभी जस्ट मैंने बोला कि जो डाइनियर थे वो डाइनिंग टेबल पे बैठे और उन्होंने आलू की सब्जी जो है वो खाई, तो उसमें पता चला कि ये तो डिजीज है, और उस डिजीज का हिंदी में नाम क्या है? आलू में तुर्कु कंद बीमारी, और इंग्लिश में स्पिंडल ट्यूबर, पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये किसकी वजह से हुई थी? वायरॉइड की वजह से हुई थी। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम कि विषाणु तथा वायरॉइड में अंतर है या अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अब अभी जस्ट बात करी है तो समझ जाओगे। वायरॉइड में प्रोटीन आवरण नहीं होता, लेकिन विषाणु में यह पाया जाता है। विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है, जबकि वायरॉइड में नहीं। दोनों ए और बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर देना है। अब ये क्वेश्चन आपको जो है कंफ्यूज कर रहा है, मुझे बिल्कुल पता है, और ये आंसर भी आप गलत करने वाले हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है उसके बाद भी गलत करोगे, ये मैं बता रही हूं आपको। क्यों ये मैं बता रही हूं? ऑप्शन देख के, क्योंकि एक बार के लिए मुझे भी सोचना पड़ा। ये देखो, वायरॉइड में प्रोटीन नहीं होता, ये तो बात अभी मैंने बताई कि वायरस होता है, उसमें क्या क्या होता है? एक तो प्रोटीन खोल होता है, अंदर डीएनए होता है। तो जब इस प्रोटीन खोल गायब हो जाए वायरस का, मैंने आपको याद भी ऐसे ही करवाया है कि वायरस के कपड़े उतार दो तो वायरॉइड बन जाता है, और वायरस का अंदर का चीज गायब कर दो तो वो प्रियॉन बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसका सिर्फ डीएनए रहने दें तो ये वायरॉइड बन जाता है। मैंने आपको याद कराई हुई ये ट्रिक। अगर इसका सिर्फ प्रोटीन खोल रख दें ऊपर के, तो प्रोटीन से पी और पी से प्रियॉन, ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए कि प्रियॉन में पी आ रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है और बचा हुआ वायरॉइड है, अंदर वाला मटेरियल वायरॉइड कहलाता है। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब इसमें वायरॉइड जो होता है उसकी दो खासियत होती है। एक तो उसमें प्रोटीन खोल नहीं होता, दूसरा इसमें जो आरएनए पाया जाता है, इसमें आरएनए ही होता है, और वो आरएनए कम अणुभार वाला होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट से लेकर बोर्ड तक, मतलब आपके स्कूल लेवल तक। कम आरएनए वाला होता है, कम आणविक भार, कम आणविक भार वाला आरएनए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ये वाली बात तो सही है कि वायरॉइड में प्रोटीन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन विषाणु में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। कंफ्यूज आपको ये करेगा, आप दोनों ये वाला आंसर टिक करके आओगे अगर ढंग से नहीं पढ़े तो। ये कह रहा है विषाणु में कम आणविक भार वाला होता है, उल्टा है, वायरॉइड में कम वाला होता है, विषाणु में तो प्रॉपर डीएनए आरएनए जो भी है वो रहता है। इसीलिए सिर्फ ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए वाला, ए बी मत टिक करके आना,
क्योंकि हम सीधे कम अणुभार वाला, अच्छा ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर उसके हैं, करो टिक, ए और बी। उल्टा दे रखा है, वायरस में दे रखा है, जबकि कम अणुभार होता किसमें है, वायरोइड के अंदर होता है। नेक्स्ट है प्रियॉन्स मुख्यतः बने होते हैं, बस अब ये मैंने अभी बोल ही दिया। प्रियॉन्स से प्री याद रखना है आपको, प्री से प्रोटीन, तो प्रियॉन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। जब वायरस का सिर्फ खोल खोल बच जाता है, अंदर का मटेरियल गायब हो जाता है, तो वो प्रियॉन्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पौधों गायों में पागलपन के रोग का क्या कारण है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ। वायरोइड, प्रियॉन्स, विषाणु या जीवाणु। तो पागल गाय, जिसको हमने क्या कहा था भाई, मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, पागल गाय, किसने, ये जो है किसकी वजह से होती है, ये होती है प्रियॉन्स की वजह से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और यहीं से इसकी खोज भी हुई थी। पागल गाय हो जाती है प्रियॉन्स की वजह से, प्रियॉन्स इसको क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, पागल कर देते हैं गाय को, वहीं से इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट है सैटेलाइट विषाणुओं में कौन सा जीनोम पाया जाता है। सैटेलाइट विषाणु क्या होते हैं, तो सैटेलाइट विषाणु अगर आप पता है तो इससे आंसर भी मिल जाएगा। ऐसे विषाणु जिनमें एक सूत्री आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और उसकी क्या होती है, बहुत सारी ऐसी कॉइलिंग हो जाती है, गुच्छा सा बन जाता है। हम में भी होते हैं, हमारे जो गुणसूत्र है ना, आपने गुणसूत्र की संरचना पढ़ ली होगी, उसके टॉप पे एक ऐसी बहुत सारी कॉइलिंग होती है, इसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे विषाणु की बात कर रहा है, तो विषाणुओं में सैटेलाइट विषाणु उनको कहते हैं जिनमें आरएनए की ऐसी बहुत सारी कॉइलिंग हो जाती है, गुच्छा बन जाता है और वो अलग सा दिखने लग जाता है दूसरों से, तो उसको बोलते हैं एक सूत्री आरएनए की वजह से होती है सैटेलाइट विषाणुओं में। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है जीवाणुओं की खोज किसने की थी, ये सिंपल सा आंसर है, बता दोगे। जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेंहोक ने, रॉबर्ट कॉच ने, लुईस पाश्चर ने, या इनमें से सही। और ये नहीं बता पाए तो बायो के ऊपर बदनामी का दाग लगा दोगे, ये तो पता होना चाहिए। विषाणुओं की खोज जीवाणुओं की खोज किसने की थी, ये मैंने बताया भी एक क्लास में। ठीक है, और जीके के हिसाब से भी पता होना चाहिए, साइंस पढ़ रहे हो भाई, इतना तो पता होना चाहिए। जीवाणुओं की जो खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेंहोक ने की थी, और इसी कारण इनको माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहते हैं, फादर कहते हैं भाई इनको। सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहते हैं इनको। आगे वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, शायद सेल वाले चैप्टर में, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, माइक्रोबायोलॉजी का जनक। नेक्स्ट है लुईस पाश्चर, इससे पहले वाले एक चैप्टर के एमसीक्यूज में मैंने आपको काफी जो है फादर बताए थे जनक, उसमें भी शायद मैंने बताया था। लुईस पाश्चर प्रसिद्ध हैं। अब ये लुईस पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है, बताओ, कोई फेमस है तो क्यों है। अभी आपसे पूछ लो शाहरुख क्यों फेमस है, सलमान क्यों फेमस है, प्रिया मैम क्यों फेमस है, तो आप बता दोगे, इनका बताओ। श्वसन क्रिया पर खोज के लिए, रोग की उत्पत्ति रोगाणु द्वारा मत के कारण होती है, ईस्ट द्वारा किण्वन के लिए होती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई क्यों फेमस है ये लुईस पाश्चर। ये भी जीके का क्वेश्चन है, वैसे तो जनरल साइंस का। लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये बात पता की थी कि ये जो हम में रोग हो रहे हैं, ये जो डिजीज हो रही है, वो सूक्ष्म जीवों की वजह से हो रही है, रोगाणुओं की वजह से हो रही है ना। और इन्होंने एक प्रक्रिया भी दी थी, पाश्चुराइजेशन। देखो इंग्लिश को हिंदी में लिखना है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पाश्चुराइजेशन, देखो ठीक है, हंसने की क्या बात है भाई, होता है, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई वो थोड़ी ना, वो भगवान की, मेरे को सब आता है, धीरे धीरे सीखा है हमने भी, आप भी सीख जाओगे, हो सकता है मुझसे भी अच्छी बायो आपको आती हो या आए इन फ्यूचर। ठीक है, तो
इन्होंने क्या है, एक पास्चुराइजेशन मेथड भी दी थी। इनको पता चल गया कि ये जो रोग हो रहे हैं या चीजें जो सड़ रही हैं वो बैक्टीरिया की वजह से सड़ रही है। तो इन्होंने जो है वो दूध को उबाल के, पास्चुराइजेशन मेथड उसी को कहते हैं ना, 70 से 80 डिग्री 90 डिग्री के आसपास दूध को उबाल के फिर उसको पैक किया जाता है निर्वात की स्थिति में, ताकि उसके अंदर सारे बैक्टीरिया मर जाए। पानी को उबालना, पास्चुराइजेशन मेथड जिसको कहते हैं, वो इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने ही पता किया था कि रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा होती है, ये मत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है मोनेरा जगत का सदस्य। अरे ये तो बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो वो कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है इसको देने के लिए। जीवाणु, अमीबा, हाइड्रा और केचुआ। कई बार ऐसा होता है ना, कभी देखा आपने कौन में कुछ ऐसे आते हैं लोग, या क्वेश्चन इतना इजी होता है जैसे कि ये, कि वो अमिताभ बच्चन के ऑप्शन बोलने से पहले ही जो है अपना आंसर दे देता है, क्योंकि उसका फिक्स आंसर होता है, उसे पता है ये ऑप्शन तो होगा ही, इसका कोई सिनोनिम नहीं है। क्या होते हैं मोनेरा के अंदर? तो मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं, वायरस नहीं आता, लाइकेन नहीं आता और प्रियॉन्स और वायरोड भी नहीं आते, सिर्फ बैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ए वाला ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है जीवाणुओं में नहीं होता। क्या नहीं होता? क्या नहीं है इनके पास? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य कला। क्या नहीं है इनके पास? बताइए जरा। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इनके पास क्या नहीं है? तो जीवाणुओं के पास कोशिका भित्ति बिल्कुल होती है। हमने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े थे, जिसमें हमने उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव की भित्ति देखी थी ना। और वैसे भी हम जब बनाते हैं, माइकोप्लाज्मा भी बनाते हैं, तो कोशिका भित्ति बनाते हैं, बिल्कुल होती है यूनोरन। ठीक है, राइबोसोम भी होता है इनके पास, बिल्कुल होता है। कौन से प्रकार का? 70S प्रकार का। देखो मैं आपको वो वाला चैप्टर भी साथ में लेके चल रही हूँ, हमने पढ़ा भी है वैसे इस चैप्टर के अंदर। जीव द्रव्य कला बिल्कुल होती है भाई साहब, मना ही नहीं कर सकते हम। जीव द्रव्य कला भी है, सेल मेम्ब्रेन, हालांकि हमसे अलग है लेकिन है तो सही। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इनके पास, बैड लक। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह, पावर हाउस। ठीक है, वो नहीं है इनके पास, तो फिर एनर्जी कहां से लाएंगे? तभी तो हम पे अटैक करते हैं। तो इनके पास क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को क्या कहते हैं? समवर्ती का मतलब क्या होता है? जो इसके जैसा काम कर दे, सब्स्टिट्यूट जिसको आप कहते हैं। कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई बात नहीं, उसके जैसा और क्या है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे में पास है, हमारे एनर्जी का सोर्स है। इनके पास एक और चीज है जो अभी मैं आंसर के साथ बोलूंगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। ठीक है, ये बताया है मैंने। राइबोसोम, माइक्रोसोम, मध्य काय या मीजोसोम या एपिसोम। क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है, ऐसे ऐसे कुछ बना के। ये क्या है? ये मुक्का नहीं है जो मैं आपको मार रही हूं अभी, ये है मीजोसोम। ठीक है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसा एक अंग होता है, जैसा, जिसको कहते हैं मध्यकाय या मीजोसोम। ये खाली एनर्जी के इतना यूज में नहीं आ रहा, एक्चुअली इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी योगदान होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, काफी और भी काम है इसके। नेक्स्ट है वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता? हरे शैवाल में, ट्रिप्नेनसोमा में, जीवाणु में या एंटमीबा में? इसका बताओ जरा। फंसे फंसे फंसे, वैसे तो नहीं फंसोगे लेकिन फंस भी सकते हो। बताओ, हरे शैवालों में, ट्रिप्नेनसोमा में, जीवाणु में। तो भाई वास्तविक केंद्रक, ये क्वेश्चन एक बच्ची ने मुझे भेजा था, क्वेश्चन था शॉर्ट में था, 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव नहीं था। वहां पे लिखा हुआ था ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता। अब पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, मुझे तो गोला लगा के डाउट ग्रुप में भेजा था कि मैम इसका आंसर क्या है, बताओ। हम क्या है, वही ये जो रटने वाला है ना, वही, इसीलिए मैं कहती हूँ ये बुक के पीछे के क्वेश्चन ने आपको बर्बाद कर दिया। आप क्या 9, 10 से तब तक तो आप वो बुक के पीछे के क्वेश्चन के दीवाने होते हो, और फिर आपको जब होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हर चीज
क्वेश्चन से आंसर मत लिखो, पैराग्राफ से ये सोचो या उस लाइन से ये सोचो कि इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस टॉपिक को, इस शब्द को पूछ लेने की। अब वास्तविक केंद्रक नहीं होता, किसमें नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोट में नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक झिल्ली नहीं है तो केंद्रक नहीं है, तो केंद्रक नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक केंद्रक नहीं है, यही मतलब हुआ। तो इनडायरेक्ट वे में ये पूछ रहा है प्रोकैरियोट कौन है, तो उन्होंने एग्जाम्पल पता नहीं लिखा या नहीं लिखा, कितने एग्जाम्पल है, बहुत सारे, बैक्टीरिया लिख देते, माइकोप्लाज्मा लिख देते, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी लिख देते, कुछ भी लिख देते। यहाँ पे देखो हरे शैवाल, भाई शैवाल तो यूकैरियोट में आते हैं, ऑप्शन गलत। ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा आपका प्रोटोजोआ के अंदर आता है, तो प्रोटोजोआ तो भाई यूकैरियोट है। जीवाणु जो है यानी कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है और उनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता। एंटमीबा भी प्रोटोजोआ का मेंबर है, इसके अंदर भी केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, चलो, तो मैं यही कह रही हूं कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसको ऑब्जेक्टिव की तरह मत देखो, इससे देखो कि आप इसको और क्या क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत संभावना है हर क्वेश्चन को बनने की। मैं तो कहती हूँ कि हर ऑब्जेक्टिव के साथ 4 क्वेश्चन तो तैयार होते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन वहां पे होते हैं। कोई ऑप्शन गलत क्यों है इसका रीजन ढूंढ लोगे तो एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, लेकिन हर का नहीं, हमारे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों, अभी कई ऐसे वर्ड आएंगे जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, फिर आप बोलोगे मैम ये क्या है। जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी होती है मैं कवर कर लेती हूँ। जीवाणु जीनोम में क्या उपस्थित होता है, डीएनए, हिस्टोन, हिस्टोन रहित डीएनए, आरएनए, इनमें से कोई नहीं। ढूंढो ढूंढो रे, आंसर ढूंढो रे, जीवाणु में कौन सा जीनोम होता है। अब मैम आपने बता दिया कि वायरस में आरएनए या डीएनए हो सकता है, ठीक है। जीवाणुओं में, तो जीवाणुओं भी मैंने बताया है कि जीवाणु और हमारे डीएनए में मीन्स यूकैरियोट के जो नेचुरल यूकैरियोट है उनकी क्या अंतर है। इनके पास भी डीएनए होता है, लेकिन इनका डीएनए हिस्टोन रहित होता है। अगर आपने डीएनए की संरचना पढ़ ली है, जो कि आगे के चैप्टर में है, पढ़ाई तो है मैंने, आपने पढ़ ली है, तो वहां पे हमने देखा कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। उसका डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के बना होता है, क्योंकि हमारी तरह उसमें ऐसे गुणसूत्र नहीं बनते और पैकिंग नहीं होती, तो उसको हिस्टोन की वैसे भी जरूरत नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। भाई कई बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि मैम कितने क्वेश्चन हैं, 50 है, ठीक है, 50 हाफ सेंचुरी तो मार के जाएंगे। वैसे तो 51 थे, आपको पता ही है, एक एक्स्ट्रा ही लेके आती हूँ मैं अपनी तरफ से, लेकिन मैंने अभी सोचा कि चलो वो थोड़ा सा ऐसा ही टॉपिक था जो आगे के क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। प्लाज्मिड क्या है, विषाणु है, जीवाणुओं के गुणसूत्र में अलग डीएनए है, जीवाणुओं में आनुवंशिक इकाई है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लाज्मिड के बारे में हमने जीवाणुओं के अंदर पढ़ा था और आगे के चैप्टरों में भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, नॉर्मल वाला डीएनए, लेकिन इस डीएनए के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, एक स्पेशल डीएनए के अतिरिक्त एक और डीएनए संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये वृत्तीय होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर्कुलर होता है ये, सर्कुलर। और इसमें क्या होता है ये भी सुन लो, इसमें कुछ ऐसे साइट्स होती है, स्पेशल साइट्स होती है जो बैक्टीरिया को प्रतिरोधकता प्रदान करती है। एक जगह 11th के अंदर ये मैंने शायद ये कहीं पढ़ा हुआ है कि इनमें क्या होता है, मुझे तो पता था लेकिन ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है मैंने, तो आ सकता है। इनमें क्या होता है, प्रतिरोधक स्थल होते हैं जो इनको कुछ विशिष्ट दवाइयों से बचाते हैं। इसलिए हर बैक्टीरिया हर दवाई से नहीं मरता। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है,
स्पेशल एसिटोकोलिन के लिए या कॉल्चिसिन के लिए अलग अलग जो है उनके पास क्या होते हैं, प्रतिरोधक क्षमताएं पाई जाती है। तो अगर आप वो दवाई इसके ऊपर डालोगे तो ये मरेगा नहीं, इसीलिए हर बैक्टीरिया के लिए अलग दवाई दी जाती है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले किसी में पूछा था कि क्यों बैक्टीरिया को मारने के लिए हर बार या हर अलग अलग बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग दवाई दी जाती है, क्योंकि हर बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता अलग है। आप उसको जो दवाई दे रहे हो सकता है उसके पास उसका प्रतिरोधी स्थल है। और दवाई कब दी जाती है, डॉक्टर आपको दवाई देता है क्योंकि उस बैक्टीरिया या उस वायरस के बारे में हमें पूरा पता है। बीमारी की खोज ही इसीलिए करना है, पहले तो पता करेंगे कौन सी बीमारी है। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है, तो फिर हमें ये पूरा स्ट्रक्चर पता है प्लाज्मोडियम का कि प्लाज्मोडियम में ये चीजें हैं और ये चीजों के प्रति ये प्रतिरोधी है, तो वो चीज उसको नहीं देनी, उसके अलावा चीज देनी है। यही खेल है डॉक्टर का। ठीक है, चलो क्या होता है, जीवाणुओं के गुणसूत्र में अलग डीएनए होता है और अलग की जगह आपको अतिरिक्त वर्ड भी मिल सकता है, एक्स्ट्रा डीएनए। ये अपनी कॉपी बना सकता है, इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये अंदर ही अंदर अपनी कॉपी बना लेता है, मतलब एक प्लाज्मिड के साथ और भी प्लाज्मिड हो सकते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज है, हमने इसको भी नहीं छोड़ा। इंसान है ना, किसी को नहीं छोड़ते। अभी आप 12th में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका यूज करते हैं, इसकी इसी आदत का सबका यूज कर लेंगे हम। एपिसोम निम्न में से किससे संबंधित है, गुणसूत्र से, आरएनए से, प्लाज्मिड से या गोल्जी काय से, है ना। ये जो प्लाज्मिड होता है ना, इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। आप जो इंसुलिन की दवाइयाँ खाते हैं ना, जिनको डायबिटीज होती है, वो प्लाज्मिड की मेहरबानियों से बनाई हुई है, हमने पढ़ोगे 12th में, बहुत काम की चीज है ये। तो अभी बताओ एपिसोम क्या होता है, आपको नहीं पता होगा, मैं ही बता देती हूँ। देखो अभी मैंने कहा कि डीएनए के अतिरिक्त एक और चीज होती है हमारे पास, प्लाज्मिड। कई बार क्या होता है कि इस प्लाज्मिड का अत्ता जी सटकली हो जाती है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है इसका। हालांकि ये दिमाग इंटेंशनली खराब होता है, उसके भले के लिए होता है। तो ये प्लाज्मिड क्या करता है, कई बार मान लो ये बैक्टीरिया ने किसी पे अटैक किया, किसी पे भी अटैक किया, तो ये प्लाज्मिड क्या करता है, उसके डीएनए से, या तो खुद के डीएनए से जाके अटैच हो जाए, या फिर मान लो जिसके अंदर ये गया है, मान लो इसके अंदर ये प्लाज्मिड था, तो ये प्लाज्मिड बाहर जो डीएनए है उससे जाके अटैच हो जाता है। कैसे, ये ऐसे, ये है प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड खुल गया, यहाँ से कट लग गया तो ऐसा खुल गया, ये खुल गया। अब ये क्या करेगा, ये सामने वाले के डीएनए से अटैच हो गया, ये सामने वाले का डीएनए। तो ये जो संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं एपिसोम। दोनों का मिलन हो गया ना भाई, तो नाम तो अलग देना पड़ेगा। तो ये प्लाज्मिड की क्वालिटी होती है, ऐसा प्लाज्मिड जो डीएनए से जाके, या तो खुद के बैक्टीरिया से या किसी से भी, जहां पे भी वो है वहां पे डीएनए से जाके, जो मेन डीएनए उससे जाके जुड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं एपिसोम। नेक्स्ट है ग्राम धनात्मक जीवाणु कोशिका भित्ति के आधार काय में घेरों की संख्या। ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, उसमें बताया है अच्छी तरह, इसीलिए उसको डिटेल में पढ़ाया है ना। 4, 8, 2 या 1 जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, हमने जब उनकी अंतर देखा था तो काफी अंतर है उसमें, लेकिन हम मेन चीज की बात कर रहे हैं कि उनमें जो फ्लैजिला होता है, ये मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। हमने कहा था उस पर फ्लैजिला लगा होता है यहाँ पे, और हमने कहा था फ्लैजिला के जो फ्लैजिला होते हैं वो नीचे से एक बेसल बॉडी से अटैच होते हैं। अब ये बेसल बॉडी है, ये जो आधार काय है, किसी को याद आ रहा होगा तो उसको जरूर याद आ जाएगा, नहीं आया छोड़ दिया है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कराया तो मैंने है, बोलो तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं उस क्लास का, ठीक है। बेसल बॉडी जो होती है वो जो है वो उससे बना होता है। अब ये बेसल बॉडी में क्या रिंग्स होती है, नट होती है ना आपकी, कहीं फिट करते हो आप नट लगाते हो, वैसे इसमें भी नट है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उसके अंदर 4 रिंग्स होती है, 1 2 3 4, इसमें 2 ही होती है, इसमें 4 होती है, इसमें 2 होती है,
ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में कितनी रिंग्स है? कोशिका भित्ति के आधार, ये कोशिका भित्ति है, ये जो है ना, ये कोशिका भित्ति के अंदर, और यहां से फ्लैजिला निकलेगा, ऐसे हुक रहता है, वैसे तो बीच में हुक भी है, तो ये कोशिका भित्ति है, ये वाली, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल के अंदर फिट रहते हैं नट की तरह। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ग्राम ऋणात्मक में टिकोइक अम्ल क्या होता है? अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है, कम मात्रा में होता है या नहीं होता है? तो ये भी हमने संरचना पढ़ी है, उसमें पढ़ा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव कलर नहीं लेता, कौन सा कलर? क्रिस्टल वॉयलेट नहीं लेता, वो कौन सा कलर लेता है? सेफ्रेनिन लेता है। क्रिस्टल वॉयलेट तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव लेता है। तो ये क्रिस्टल वॉयलेट ले लेता है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? टिकोइक अम्ल की मेम्ब्रेन होती है, इसकी स्पेशलिटी है पॉजिटिव की, टिकोइक अम्ल होता है पॉजिटिव के पास। कहाँ होता है? कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति की मोटाई जो हमने देखी थी, तो ये कोशिका भित्ति में होता है, जबकि नेगेटिव में नहीं होता, अनुपस्थित है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपको मजा आ जाएगा अगर किसी ने चैप्टर पढ़ लिया है तो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये भी मैंने एक्स्ट्रा में कराया हुआ है, ये चारों चीजें मैंने करवाई है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाई है, ये उसमें नहीं करवाई है यूपी वाले में, यूट्यूब पे नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऐप वाले बच्चों को करवाई हुई है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने वहां पे दिया था, उसके साथ ही मैंने सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, क्या किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है उन्होंने एक खोज की थी जिसका नाम है रूपांतरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ये समझो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, वैसे आप इसको 12th में डिटेल में पढ़ोगे, उन्होंने क्या करा, 2 स्ट्रैंड लिए थे। स्ट्रैंड क्या होते हैं? अभी देखो, ये वही थोड़ा सा बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं, एस स्ट्रैंड, आर स्ट्रैंड। तो एस और आर स्ट्रैंड लिए थे, तो एस स्ट्रैंड जो होते हैं ना वो मार देते हैं, ये हानिकारक होते हैं, और ये जो होते हैं वो अहानिकारक होते हैं, ऐसा मान लो। मैं बस एक स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। अभी क्या है, जब एस स्ट्रैंड को क्या करता है, एस स्ट्रैंड किसी चूहे में डाला जाता है, उन्होंने चूहे लिए थे, वैसे तो चूहे में जब डालते हैं इसको तो चूहा मर जाता है, इसको डालते हैं तो नहीं मरता, मतलब कि वही ये हानिकारक है और ये हानिकारक नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको मार दिया, इस स्ट्रैंड के बैक्टीरिया को ही मार दिया, खत्म कर दिया इसको, और चूहे में डाला, तब चूहा नहीं मरा, जिंदा रहा, इसकी बल्ले बल्ले हो गई, अरे हो गई तेरी बल्ले बल्ले, इसकी बल्ले बल्ले, मजा हो गया, अरे मैं तो मरा नहीं। अब क्या हुआ, इन्होंने इसी मरे हुए स्ट्रैंड को, ये बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया को आर के साथ मिला दिया और फिर चूहे में डाला। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि मरा हुआ तो चूहे को मारता ही नहीं है, वो तो जिंदा रहता है, बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए चूहे की, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पे चूहा मर गया। क्यों मरा? जबकि आर तो खुद किसी को मारता ही नहीं है, एस को तो हमने मार दिया था, तो ये मरा क्यों? तो उन्होंने ये दिया कि ये जो खराब वाले लोग होते हैं ना, बुरे किस्म के, वैम्पायर किस्म के, नेगेटिव लोग, ये क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सांप जो है अपना जहर उगलना नहीं भूलता, ऐसे आपने हैवी डायलॉग सुने होंगे सीरियल्स में, अगर देखे हों कभी तो, मम्मियों के साथ बैठ के आपने। तो ये क्या होते हैं, ये इसके साथ जाके इसको भी बदल देते, इसके कान भर देते, भड़का देते हैं इसको कि तू बैक्टीरिया है, ऐसे चलेगा या ऐसे काम करेगा तो हमारी बिरादरी की नाक कट जाएगी, तेरे को तो बीमारियां फैलानी है, ऐसे करके इसके कान भर देता है और इसको भी खतरनाक बना देता है, साजिश। अब ये आर फॉर्म में आ जाता है कि हाँ मैं बैक्टीरिया हूं, मैं लोगों को मारूंगा, चूहे को मार देता है, ये होता है। तो इसने इसको क्या किया, इसने इसको रूपांतरित कर दिया कान भर भर के। यहां से फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी, और ये बैक्टीरिया की जनन प्रक्रियाओं में आते हैं ये तीनों, एक तो रूपांतरण, एक पारक्रम और पारक्रमण या पारगमन, और ये संयुग्मन। मैंने पूरा इसको डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करवाए हैं, शायद इसी चैप्टर के हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, वहां समझाया है, ठीक है। तो आप चाहे तो वहां से फिर से देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तीनों को समझाएं, बहुत लंबे हैं ये 2 तो।
चलिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस कॉलियस से, और इनमें से कोई नहीं। ये तो मैंने YouTube पे भी करवाया है जब मैंने जीवाणुओं के लाभ पढ़ाए थे, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे कि ये पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है? एक एंटीबायोटिक होती है, बीमारी के अंदर दी जाती है ना, जैसे पैरासिटामोल होती है वैसे एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दवाई है। ये किससे बनती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बनती है। ऐसे पेनिसिलिन किससे बनती है? पेनिसिलियम से बनती है, कवक है जो कि, ये तो भाई बैक्टीरिया है। ठीक है, आ जाओ। उस प्रक्रिया को जिसमें जीवाणुओं के लैंगिक जनन में विषाणु भी भाग लेता है कहा जाता है। आपकी दूसरी वाली भी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ, रूपांतरण, पारगमन, संयुग्मन या उपयुक्त नहीं। तो ये वाला तो कट कर दो, अभी मैंने जो चीज पढ़ाई थी उसमें कहीं वायरस का नाम नहीं लिया था। बच्चे ये दोनों, इसमें जो पारगमन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, इसमें जो है विषाणु भाग में लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये भी सेक्सुअल का है, लेकिन इसमें वायरस का कोई योगदान नहीं होता। इसमें तो बस दो बैक्टीरिया पास में आते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं। इसमें जो ट्रांसडक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज काम में आता है। बैक्टीरियोफेज समझ गए ना, आज ही की क्लास में बताया है। बैक्टीरियोफाज जो जीवाणुओं को बीमारियां फैलाता है, जीवाणु भोजी, इसका योगदान रहता है। मैंने अभी लाइटिक और लाइसिक साइकिल पढ़ाया था, तब कहा था कि ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो क्या होता है, ये जो वायरस होता है ना, ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाता है, अपना डीएनए अंदर ट्रांसफर कर लेता है। बैक्टीरिया का डीएनए भी यहाँ पे है, इससे अटैच हो जाता है, इससे अटैच हो जाता है, और अटैच होके जब जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, वृद्धि करेगा, तब तक इसका खुद का भी ग्रो करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये पारगमन कर रहा है, मतलब कि अब ये बैक्टीरिया जहां पे भी जाएगा इसके साथ वायरस का डीएनए जाएगा। मान लो आपके अंदर चला गया, तो आपके अंदर आपके हिसाब से तो बैक्टीरिया गया है, लेकिन उसके साथ एक सगा संबंधी भी आया है, यानी कि वायरस, आपको जाके बीमारी फैला देगा, इसको नया होस्ट मिल जाएगा। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, देखो इसको तो फायदा हो ही रहा है, प्लस जीवाणु को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि वायरस की गुणन करने की, यानी कि मल्टीप्लाई करने की स्पीड बैक्टीरिया से ज्यादा होती है, तो इसका भी भला हो रहा है। वायरस अपना डीएनए जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी कर रहा है, फिर उसकी कॉपीज बनेगी बैक्टीरिया की, 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 3, 4, 6, 7 वायरस भी चलेगा। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि लैंगिक जनन में भी सहायक है। अब मान लो देखो, यहां से ये बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है, ये इसकी मौत हो गई, तो इसके साथ वायरस का डीएनए भी है, फिर ये बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया पे जाएगा, तो वहां पे ये डीएनए डालेगा जिसमें वायरस का डीएनए भी है, बैक्टीरिया का डीएनए भी है, तो वही ट्रांसफर हो गया ना, लैंगिक जनन जैसी क्रिया हो गई। इसीलिए पारगमन जो है इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा जीवाणु दलहनी मतलब डाले, जितनी भी पल्सेस है, कि मूल ग्रंथियों में पाया जाता है? जेंथोमोनास सिट्री, बैसिलस टाइफी, राइजोबियम लेग्यूमिनोसस या विब्रियो कोलेरा? ये तो पता होना चाहिए, राइजोबियम लेग्यूमिनोसी। और ये लेग्यूमिनोसस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। जितने भी आपकी दालें हैं, दालें जैसे मटर, चना, है ना, सोयाबीन, इन सब की जड़ों में राइजोबियम रहता है। और क्या करता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये भी आपने आगे के चैप्टर में पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट होती है इस चैप्टर की। भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? घटाने वाला पूछ रहा है, जनरली हम बढ़ाने की बातें करते हैं, ये घटाने की बातें कर रहा है। एजोवेक्टर, नाइट्रोसोमोनास, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेश या नाइट्रोबैक्टर? वही अगर आपने वो आगे वाले चैप्टर पढ़े हैं, कौन से,
मिनरल वाले चैप्टर 13, हाँ चैप्टर 13 में ही है ये। मिनरल वाला आपको मिलेगा चैप्टर 12 है शायद, चैप्टर 12 है या पता नहीं, देख लेना। वो खनिज वाला जो चैप्टर है, थोड़ा सा नंबर मेरा मिस्टेक, 13 वाला तो फोटोसिंथेसिस है ना, चैप्टर 12 ही होगा फिर ये। वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी है डिटेल के अंदर कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाते तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो फला फला बात हो गई। यहाँ पे पूछ रहा है कि उर्वरकता घटती कैसे, मतलब सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन या नाइट्रेट है, नाइट्रोट या नाइट्राइड है, उनको कम कौन कर देता है? तो उनको कम करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु। इनकी अभिक्रिया को ही ये कहा है हमने, डीनाइट्री, डी का मतलब हटाना। ये क्या करते हैं, इस नाइट्राइड नाइट्रेट को वापस किस में तोड़ देते हैं, नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं और फिर वायुमंडल में फ्री कर देते हैं। और यहां से नाइट्रोजन चली गई, इसका मतलब सॉइल के अंदर उर्वरकता कम हो गई। नाइट्रोजन चाहिए सॉइल के अंदर, उनको उन्होंने उड़ा दिया धुएं में, ठीक है। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है और ये जो बैक्टीरिया है उनको कहते हैं बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्राइड के जितने भी यौगिक होते हैं उनको तोड़ के वापस वायुमंडल में भेज देते हैं। ऐसा कब होगा, जब पौधा मर जाता है, पौधा या लिविंग थिंग कोई मर गई है, मिट्टी में मिली हुई है, तो वो विघटन की प्रक्रिया, ये उल्टा प्रोसेस है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तो बनाए जाते हैं ये सारी चीजें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाई जाती है। ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं, ये तो बनाएंगे, घटाने का काम ये करेगा बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। चलिए, ये जीवाणुओं के उपयोग के आधार पर इस चैप्टर में पूछे हुए हैं, है ना। वैसे इस चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो यूपी वगैरह में एक टॉपिक है जीवाणुओं का बहुत बड़ा, तो उसमें उपयोग में से ये पूछा हुआ है। चलिए, तो आज के जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मजा आया हो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, मतलब मेरी मेहनत और आपकी मेहनत काम कर रही है या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए